स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। वैसे तो हमारी केमिस्ट्री क्या होगी, कंप्लीट होगी, बस एक चैप्टर बचा हुआ है जो मैं आज कराने वाला हूँ। और इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है वो भी वीडियो क्या है, वो भी वीडियो अपलोड होगी, तो वहां से देख लें आप। सी बात है, एक भी क्वेश्चन ना ही केमिस्ट्री ना ही हमारा फिजिक्स में आउट आया है, ना ही बायो में आया है, और ना ही केमिस्ट्री में आएगा। सी बात है, ध्यान रखना। वहां पे मैंने बताया था कि जो जिस बच्चे को पास होना है, यहाँ पे जैव अणु चैप्टर है, बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे करना कुछ नहीं है आपको, बस क्या करना है, थ्योरिकल याद करना है, और 7 नंबर देके जाता है ये। तो 7 नंबर का मीन है 1/3% पास होने का यही चैप्टर देके जाएगा, जिससे ओनली पास होना है। जिससे अच्छी तैयारी करनी है उससे तो सब कुछ पढ़ना है, वो बता रखा है मैंने उसके लिए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जैव अणु। ठीक है, देखो पहले अर्थ, वही काम अपना पुराना वाला, अर्थ निकाल लो क्या है। जैव का मीन्स क्या होता है, जैव का मीन्स होता है जीव है, जैव का मीन्स होता है जीव। और अणु का मीन्स होता है, अणु तो आप जानते हैं अणु ही होते हैं, अरे परमाणु को मिलाकर अणु बनते हैं, तो ये हो गया जीव अणु। इसका मीन्स क्या निकला, जीव अणु। जीव अणु का मीन्स होता है जीवों के अंदर जो अणु पाए जाते हैं। यहाँ पे किसकी बात चलने वाली है, जीवों के अंदर जो अणु पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम जैव अणु बोलते हैं। बात क्लियर है, क्या पढ़ने वाले हैं हम, जीवों के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ अणु पाए जाते हैं, जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले। अर्थ क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। अब क्या है, कौन कौन से पढ़ने वाले हैं उनकी बात चलेगी। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमें क्या कर ले, बता दे कौन कौन से होंगे, और फिर उसकी के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। ध्यान रखना, जिस बच्चे को क्या करना है, पास होना है, तो उसका 1/3 पास होने के ही देता है, क्योंकि 23 पे पास होते हैं, ये 7 मार्क देके जाता है, तो कितना हो गया, 7 21, तो अप्रोक्स कितना 1/3, मतलब 33% पास यहीं से हो जाएगा। और चैप्टर करने उसको दो, वो मैंने बता दी कैसे कैसे क्या करना है, वो वीडियो में देख लेना। तो कौन से करने वाले हैं, जैव अणु। अब देखो जैव अणु में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं हम। जैव अणु, जैव अणु, अर्थ तो समझ आ गया। जीवों के अंदर, जैव का मीन्स होता है जीवित चीजें, जीव जिनके अंदर, जीवों के अंदर जो अणु मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन्हें जैव अणु कहते हैं हम। सी बात है, आपको पता है। एक चीज और फोकस से ध्यान समझना, कि जो चीज हम बाहर से लेते हैं हमारे अंदर वो चीज है, नहीं समझ आया। जो चीज हम बाहर से ले रहे हैं वो चीज हमारे अंदर है, तभी तो जरूरत पड़ रही है। हम, हमारे अंदर क्या है, पानी है, तभी हम पानी बाहर से लेते हैं। अगर हमारे अंदर पानी नहीं होता तो पानी से बाहर से नहीं लेते हम। समझ आ गया। हमारे अंदर प्रोटीन है, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है, इसीलिए हम बाहर से क्या ले रहे हैं, प्रोटीन। तो इसका मीन्स क्या, साफ साफ क्लियर हो गया, जो चीज हम बाहर से ले रहे हैं वो हमारे अंदर है, उसकी कमी होती है तभी हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से। बात क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपको पता है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है बायो में, कि डीएनए हमारे अंदर है, वो तो सब कुछ ही है, हमारे सारे इक्वालिटी सब कुछ डिफाइन कौन करता है, किससे डिफाइन होती है, डीएनए से होती है, तो डीएनए है, सी बात है। उसके साथ आपने एक चीज और देखी थी, आरएनए, आरएनए भी हमारे पास है। प्रोटीन हम खाते हैं, सबको पता है, तो इसका मतलब प्रोटीन भी हमारे पास होगा। कार्बोहाइड्रेट मीठा हम खाते हैं, सी बात है। वैसे कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, मीठे भी होते हैं और मीठे नहीं भी होते, लेकिन मीठे से तो आपको पता है मीठा खाते हैं, तो इसका मीन्स कार्बोहाइड्रेट भी हमारे अंदर है। तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं आप, बात क्लियर हो गई। डीएनए आरएनए को समझने वाले, प्रोटीन को समझने वाले हैं। और आपको पता है एंजाइम भी तो रहते हैं हम बात से, एंजाइम भी तो होते हैं अपने अंदर, एंजाइम होते हैं ना, मैंने बताया था, याद करो बायो में, कि हमारे अंदर जो रिएक्शन चल रही है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने को कंट्रोल क्यों कर रहा है, कौन कर रहा है कंट्रोल है, इतनी ही बार क्यों हो रही है सांस, क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है, हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं। कितनी बार, 12 से 16 बार। 50 बार सांस क्यों नहीं ले रहे हैं, या 2 या 3 बार सांस क्यों ले रहे, मेंटेन कौन किए हुए इसको, तो वो होते हैं एंजाइम और हार्मोन्स। कौन होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई काम चल रहा है तो उसको मेंटेन करने वाला भी तो होगा ना, देखभाल के लिए जो बोलते हैं, तो वो कौन होता है। ठीक है, तो समझ आ गया। तो एंजाइम्स, विटामिन, और विटामिन हम बाहर से नहीं लेते, लेते हैं ना, तो विटामिन भी हम बाहर से लेते हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि बहुत सी चीजें होती नहीं कि ये चीज खाओ तो विटामिन क्या होते हैं, इसमें ये विटामिन है, इसमें ए है, विटामिन सी है, ये विटामिन होते हैं, इसको लो आप। तो आपको क्लियर हो गई कि जो चीजें हम बाहर से लेते हैं वो सीधी बात है हमारी बॉडी में होती है, इसीलिए हम बाहर से लेते हैं। अगर पानी हमारी बॉडी में नहीं होता, नहीं बनी हुई होती पानी से, तो हमें जरूरत पानी की नहीं होती। क्लियर है। तो क्या क्या समझने वाले हैं यहाँ पे, हम डीएनए आरएनए को समझने वाले हैं। और क्या बोलते हैं डीएनए आरएनए को, आपको पता है, न्यूक्लिक अम्ल, इनके फुल फॉर्म से पता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, तो सीधी बात है न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये। ठीक है, और दूसरा हम प्रोटीन को समझने वाले, और कार्बोहाइड्रेट को समझने वाले, और विटामिन को समझने वाले। कितनी पॉइंट को समझने वाले हैं यहाँ पे, 4 पॉइंट को। पहला पॉइंट कौन सा समझने वाले हैं हम, पहला पॉइंट समझने वाले हम कार्बोहाइड्रेट को, किसको, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना,
कार्बोहाइड्रेट को समझने वाले। दूसरा पॉइंट देखो हम क्या समझने वाले, दूसरा हम समझने वाले कार्बोहाइड्रेट के बाद समझने वाले न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा पॉइंट न्यूक्लिक अम्ल को समझने वाले। तीसरा पॉइंट हम प्रोटीन को समझने वाले, प्रोटीन को समझने वाले। और चौथा पॉइंट हम विटामिन को समझने वाले। यहां तक कोई दिक्कत आपको शायद नहीं होगी। बात क्लियर है? कितने पॉइंट समझने वाले हैं? यहाँ पे 4 पॉइंट समझने वाले हैं। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली आप इनको पढ़ के भी रिटन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसको समझने वाले हैं? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है ना, और न्यूक्लिक अम्ल को, प्रोटीन को और विटामिन को, ठीक है। अब देखो क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल किससे बने होते हैं? आपको पता है न्यूक्लिक अम्ल किससे बने होते हैं? नॉर्मल तो यहाँ पे समझ लेंगे, आगे दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारे, एक कैटेगरीज तो होती है ना कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी को समझेंगे कौन से होते हैं, कौन से होते हैं। तो सीधी बात है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये क्या है, यहाँ पे ये बहुलक है। क्या है सब? आपको पता है अणु है, तो सिंगल परमाणु से तो बढ़ने नहीं होंगे। देखो अणु आ गया ना, आपको केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, पूरी केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं आप। अणु का तो कम से कम तमीज हो ही गया होगा, अणु किसे कहते हैं। तो दो या चार, दो से अधिक जब परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं। तो परमाणु का तो रोल ही खत्म हो गया, ये तो समझ में आ गया कि परमाणु की तो बात यहाँ पे चलने नहीं वाली है, अणु की बात चलने वाली है। किसकी बात चलने वाली है? अणु की। यहाँ पे ये सब बहुलक है। क्या है? बहुलक। बहुलक का मीन्स तो जानते हो, बहु का मीन्स देखो समझ लो, यहाँ पे 1 मिनट लगेगा। बहुलक, बहुलक। अब समझो बहुलक क्या मतलब है। बहु का मीन्स तो बहु है, बहु का मीन्स बहु नहीं, बहु का मीन्स बहुत से, ठीक है। बहु का मीन्स बहुत से। वैसे एक अर्थ और भी निकल जाए ऐसा बहुलक है, बहुलक, लेकिन वो वाला बहुलक नहीं। तो क्या होगा, बहुत से। लक का मीन्स क्या होता है? लगे हुए, लगे हुए। तो सीधी बात है, यहाँ पे बहुलक का मीन्स होता है बहुत से लगे होंगे। क्या लगे होंगे? यहाँ पे सीधी बात है, ये तो क्लियर हो गया। जैसे जैव अणु का मीन्स क्लियर हो गया, जो अणु जीवों के अंदर पाए जाते हैं उसे जैव अणु बोलते हैं। दूसरा पॉइंट हमें पता है ये सब क्या है, बहुलक है। क्या है ये सब? बहुलक है। अब बहुलक का मीन्स हमें पता है, बहु का मीन्स बहुत से और लक का मीन्स लगे हुए। अब बहुत से लगे हैं, क्या लगे हैं? क्या लगे हैं? अणु लगे हैं, सीधी बात है, ठीक है। क्या लगे हैं? अणु लगे हैं। तो बहुलक जो बनता है बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनता है। जैसे दीवार देखिए, मैंने दीवार का एग्जांपल बहुत बार दिया क्योंकि दीवार सबने देखी है और सबको समझ भी आ जाता है। दीवार देखिए, दीवार में बहुत सी ईंटें लगी हैं। क्या है? बहुत सी ईंटें लगी हैं। तो दीवार क्या हुआ? ईंटों का बहुलक हुआ। किससे बनी है दीवार? बहुत सारी ईंटों से बनी हुई है ना, तो ये दीवार क्या हुई? ईंटों का बहुलक हुई। तो जो चीज जिससे बनी होती है, बहुत सारी चीजें मिलाकर, तो क्या होता है? वो उसका बहुलक होता है। तो यहाँ भी किसी न किसी चीज से बने होंगे जिसको हम यहाँ पे बहुलक बोलने वाले, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है जो बहुलक होता है उसमें सबसे छोटी चीज भी होती है जिससे वो बना होता है। जैसे दीवार में सबसे छोटा क्या है? ईंट है ना। तो ईंट क्या है? उसकी इकाई है। इकाई का मीन समझ रहे हो? जिससे वो बना है, जिससे क्या है? वो बना है। आपने न्यूक्लिक अम्ल में पढ़ा था क्या? डीएनए एंड आरएनए। क्या पढ़ा था? डीएनए। सबसे पहले इसी को समझाऊंगा मैं, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है आपका डीएनए एंड आरएनए। अब ये तो पता है आपको क्या है, दोनों बहुलक है। बहुलक का मीन्स कोई ऐसे अणु होंगे जिनसे ये बने होंगे। क्या हुआ होगा? बहुत सारे अणु आए होंगे, आपस में जुड़े होंगे। लगे का मतलब सब समझते हो, लगना, एक दूसरे से जुड़ना। तो यहाँ पे बहुलक का मीन यहाँ पे हुआ होगा। डीएनए और आरएनए में क्या होगा? बहुत से अणु आके लगे होंगे। अब कौन से लगे होंगे? आपको बताया था मैंने, याद करो। क्या? डीएनए एंड आरएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बना के भी बताया था, याद करो। किसका बहुलक है ये दोनों? न्यूक्लियोटाइड का। तो ये क्या है? ये बहुलक है। क्या है ये? बहुलक। बहुलक किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या होगा? जिस तरह से दीवार ईंटों से बनी है, दीवार क्या है? ईंटों से बनी है, तो दीवार क्या हुई? ईंटों का बहुलक हुई। यहाँ पे डीएनए आरएनए किससे बना? न्यूक्लियोटाइड से बना है। इसका मीन्स ये न्यूक्लियोटाइड का क्या हुआ? बहुलक हुआ। पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे ये भी क्या होगा? ये भी सेम है, ये भी बहुलक है। और किसका बहुलक है? ये भी न्यूक्लियोटाइड का। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है ना। अब आ जाओ प्रोटीन पे। प्रोटीन किसका बहुलक है? ये भी क्या है? बहुलक। ये बहुलक है एमिनो अम्ल का। किसका? एमिनो अम्ल। किसका? एमिनो अम्ल का बहुलक है, ठीक है ना।
एमिनो अम्ल का बहुलक है। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आपको पता है क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का अणु तो जानते हो ना आप, नहीं जानते? देखो याद करो। अब देखो हम क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लियोटाइड की संरचना। यहाँ पे आप समझो ये किससे बना होता है, बस क्या है, ज्यादा इसमें क्या है आपको वो नहीं करना, बस क्या है 1 मिनट समझ लेना है कि क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि ये ऑर्गेनिक में सिखाया था कि जहां पे एक पॉइंट होता है, कट होता है इस तरह से लगा हुआ, वहां पे एक सी होता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक सी होगा, यहाँ पे भी सी होगा, यहाँ पे भी सी होगा, यहाँ पे भी सी होगा। यहाँ पे ज्यादा आपको क्या करना है, आपको ज्यादा यहाँ पे वो नहीं करना कि रटना है बुरी इसे विकट तरीके से कि ये होता है, ये होता है। अपने आपके माइंड में जैसे आप सोचोगे कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड क्या, बस इतना, इतने इसके लिए सिखा रहे हो कि हाँ ये बना किससे। जैसे आपको पता है दीवार, अगर मैं बोलूं दीवार ईंटों का बहुलक है, आप सेटिस्फाई अंदर से, हाँ ईंटें ये होती है, दीवार ये होती है, इसलिए जिससे वो बना है। डीएनए का भी आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड का भी पता होना चाहिए, रटना थोड़ी है स्ट्रक्चर को, लेकिन आपको जब पता होगा हाँ उससे बना होता है तो याद होने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे हो गया, आपको पता है यहाँ पे कितने सी है, देखो एक ये सी, 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 5 सी होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम क्या, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इसके जो फर्स्ट सी पे नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाते हैं, एन क्षार, क्या जुड़ जाते हैं, एन क्षार, ठीक है। सेकंड सी पे कुछ नहीं जुड़ा होता, थर्ड सी पे इसके क्या जुड़ जाता है, थर्ड सी पे जुड़ता है इसका फास्फेट समूह, क्या जुड़ता है, फास्फेट समूह। इसको क्या बोलते हैं, समझ आ गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर है, देखो अब माइंड क्लियर होगा, आपको पता चल गया न्यूक्लियोटाइड ये होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। अब क्या होंगे, बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डीएनए। अब कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपको पता चल गया न्यूक्लियोटाइड ये किससे बना होता है। देखो कितनी बार मैंने एग्जांपल बता दिया, जैसे दीवार बहुत सारी क्या बनी है, ईंटों से मिलकर बनी है, इसी तरह से यहाँ पे डीएनए जो होगा वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होगा। अब आपको पता चल गया ये होता है न्यूक्लियोटाइड, कोई दिक्कत। इसमें क्या होता है, इसमें एक चेंज होता है, न्यूक्लियोटाइड इसका भी सेम होता है, लेकिन इसमें क्या चेंज होता है आपको पता है, यहाँ पे राइबोज शर्करा होती है, क्या होती है, राइबोज। ध्यान रखना कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है या आरएनए में, उसमें होती है, इनमें होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, उसमें होती है राइबोज शर्करा। दोनों पॉइंट क्लियर है, राइबोज शर्करा। उसमें डिफरेंट क्या होता है, देखो यहाँ पे जो सेकंड होता है ना, सेकंड वाला सी, इस पे एच एच होते हैं, क्या होते हैं, एच एच, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शर्करा। लेकिन क्या होगा, जब आप राइबोज शर्करा को देखेंगे तो 2 पे भी क्या होगा, ओएच समूह होगा, बाकी सेम होगा। देखो बाकी क्या होगा, सेम होगा, बाकी बिल्कुल सेम होगा, कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, बस सेकंड सी पे इस पे भी क्या होगा, ओएच। बाकी देखो ये भी कॉपी होगा, सेम होगा, ये भी कॉपी होगा, सेम होगा, ये भी फास्फेट समूह सेम होगा। बस क्या होगा, यहाँ पे देखो सेकंड सी पे, सेकंड सी है ना, सेकंड सी पे क्या होगा, दोनों एच लगे हैं, यहाँ पे एक एच लगा होगा और एक ओएच लगा होगा। बात क्लियर है, समझ आ गया डीएनए क्या होता है। डीएनए आपको पढ़ रखा बायोलॉजी में, क्या होता है, ये बहुलक होता है, किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड कैसे होते हैं, सीधी बात है, आपके सामने रखा हुआ है, तो इसका मीन्स क्या होगा, ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे, वो संरचना मैंने आपको पढ़ाई थी, फिर वो डीएनए बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे राइबोज, जब आरएनए बनेगा तो राइबोज शर्करा से बना हुआ जो हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड, वो जुड़ते चलेंगे। कहते दोनों को क्या है, याद रखना, कहते इसको भी न्यूक्लियोटाइड है, इसको भी न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। बट डिफरेंट क्या है, उसमें राइबोज है, उसमें डीऑक्सी राइबोज है, इसी तरह से। और एक और चेंज होता है, याद है ना, याद है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। इसमें जो होता है वो कौन सा क्षार होता है, थाइमीन। इसमें क्षार कौन सा होता है, इसमें होता है यूरेसिल। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि डीएनए में कौन सा क्षार होता है, क्या आरएनए में कौन सा क्षार नहीं होता, तो कौन सा क्षार नहीं होता, जो डीएनए में होता है वो आरएनए में नहीं होता। एक बाकी क्षार दोनों में सेम होते हैं, बस एक डिफरेंट होता है। बाकी क्षार क्या होते हैं दोनों में, बस एक डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है कि आरएनए में जो होता है वो यूरेसिल होता है, क्या होता है आरएनए में, यूरेसिल क्षार होता है, और डीएनए में क्या होता है, थाइमीन होता है, बाकी सेम होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटीन आ गया, प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो अम्ल का। इसे भी समझ लो एमिनो अम्ल क्या होता है। एमिनो अम्ल यहाँ पे अल्फा एमिनो अम्ल यूज करते हैं, देखो नाम से मीन्स निकालो, एमिनो मीन्स NH2 समूह भी होगा और अम्ल भी होगा, इसका मतलब दोनों ग्रुप है इसमें, देखो अम्ल भी है और ये है ना। तो सीधी सी बात है, पहले ये अम्ली था, पहले ये अम्ल ही था, क्या था, आपको तो फर्स्ट वाला यही यूज करना और कुछ यूज नहीं होगा। पहले ये अम्ली था, क्या हुआ आपको पता है, इस चीज से कितने एच जुड़े हुए, 3 एच जुड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे 3 बैलेंस इस तरह से पूरे कर रहे हैं। देखो हमें क्या होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट चाहे एक ही पढ़ना है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, एक्यूरेसी और एक्यूरेट, ये हो गया। अब आपको पता है 3 एच क्या कर रहे हैं,
3H, सी की 3 वैलेंसी पूरी कर रहे हैं। बस ये होता है एक H यहां से रिमूव हो जाएगा, क्या होगा, एक H यहां से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे एमीन समूह NH2 लग जाएगा। तो क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया हमारा, आपको पता है क्या हो गया, एमिनो अम्ल। देखो एमिनो भी है इसमें और अम्ल ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप है। तो ये क्या होगा, प्रोटीन क्या होता है, बहुत सारे एमिनो अम्ल क्या होंगे, ये किसका बहुलक है, समझ में आ गया ना, किसका बहुलक है, प्रोटीन एमिनो अम्ल का। एमिनो अम्ल का मींस ये एमिनो अम्ल बहुत सारे आपस में क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे, प्रोटीन बन जाएगा। ये इनका तीनों का समझ आ गया। विटामिन के स्ट्रक्चर की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, ये तो सिंपल पूछता है विटामिन से कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा विटामिन किससे लिया जाता है, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये बने होते हैं, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे क्या होते हैं, बस ये मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो हम इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इसको भी पढ़ने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो होते हैं हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, नहीं समझा। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मीन देखो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन, बात क्लियर है। पॉली का मतलब देखो क्या होता है, जैसे बहु का मतलब बहुत से होता है ना, पॉली का भी मतलब बहुत से होता है। हाइड्रोक्सी मतलब आपने आईपीएससी में पढ़ा था, हाइड्रोक्सी किसे कहते हैं, OH को। तो इसमें बहुत सारे OH होंगे और क्या होगा साथ में, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन होगा। वो आप समझने वाले हैं, समझ आ गया ना। जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें पढ़ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझा रहे हो। आपको पता है जितने की हमें नीड होती है सीसी बात उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, न फालतू न कम, क्योंकि पेपर है इस टाइम पे। बात समझ आ गई, इसे मैं पढ़ाऊंगा एकदम समझ आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बेसिक इसी ने बताया, समझ आ जाएगा। किसको के जोड़ूंगा कि एमिनो अम्ल जुड़े, आपको पता है एमिनो अम्ल क्या है, इसके जोड़ूंगा आपको पता है क्या है। विटामिन सिंपल पूछता है वो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप क्या पढ़ने वाले, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन समझने वाले, ठीक है। उससे कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, कैटेगरीज क्या होती है इसकी, ठीक है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये एकदम नोट करो फिर चालू करते हैं। अब सिंपल तो समझ आ गई क्या क्या पढ़ने वाले, कौन कौन किससे किससे बना हुआ है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट क्या है समझ लेना, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, मोनोसैकेराइड के बहुलक है। किसके बहुलक है, मोनोसैकेराइड। बात समझ आ गई। जैसे जैसे प्रोटीन किससे बना है, प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है, एमिनो अम्ल से बना है। और डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट किसके बहुलक है, मोनोसैकेराइड के। बहुत से मोनोसैकेराइड क्या होंगे इसमें लगे होंगे, ठीक है। जब मोनोसैकेराइड लग जाते हैं तो आपको पता है बहुत से लग गए तो क्या बन गया, पॉलीसैकेराइड। अरे पॉली का मतलब बहुत से होता है ना, तो ध्यान रहेगा क्या, ध्यान रखना, ये लिखने की जरूरत नहीं, सी बात है। आपको पता है कि क्या होते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो, चलो लिख देता हूं थोड़ा लगेगा। पहला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपको लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड के बहुलक है, मोनोसैकेराइड के, सैकेराइड के बहुलक, बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं, मोनोसैकेराइड के बहुलक होते हैं, ठीक है। पता चल गया ना कौन किस किस से बना हुआ है, बहुलक का रहता है वो तो समझ गए आप, किससे, जिससे वो बना होता है उसी के तो बहुलक कहलाते हैं, ठीक है। इस बात को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा प्रोटीन में कि ये इसका बहुलक है, ये इसका बहुलक है, बहुलक तो बहुलक वर्ड क्लियर होना चाहिए किसका बहुलक है। तो कार्बोहाइड्रेट किसके बहुलक है, मोनोसैकेराइड के। इसका मतलब ये बहुत सारे मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ गए होंगे तो कार्बोहाइड्रेट बन गया होगा, ठीक है, सिंपल वे। अब आता है, ये तो समझने के लिए पॉइंट थे, अब आते हैं हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग पॉइंट। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, पहली डेफिनेशन आती है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन ध्यान रखना यहां पे एक चीज और भी है कि यहां पे मोनोसैकेराइड को भी कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। दोनों चीज पॉइंट क्लियर होना चाहिए, बहुलक भी मोनोसैकेराइड का ही है ये, लेकिन अगर मोनोसैकेराइड अकेला होगा तो भी क्या बोलोगे उसको,
जैसा वहां पे ध्यान रखो कि अगर पॉली न्यूक्लियोटाइड मिल गए तो डीएनए बोल दो, अलग हो गए तो क्या बोल रहे हो उसको, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना मोनोसैकेराइड अलग है तो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट में कौन होगा वो, राइट। बहुलक भी मोनोसैकेराइड का, क्वांट भी कार्बोहाइड्रेट उसमें होगा, कार्बोहाइड्रेट में। स्टार्ट यहाँ से होता है एग्जाम, क्या स्टार्ट होता है, अब देखो ये एग्जाम स्टार्ट होता है, वो सिंपल सिंपल समझ लेना। अब क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। जैसे समझ लो यहाँ पे, जैसे हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है, सीधी सी बात है, C6H12O6। तो इसका फॉर्मूला देखो ऐसा होता है, कितने होंगे 6 इसमें, 6 सी होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। और यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, देखो यहाँ पे जुड़ा ऐसा होता है, अभी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, अभी मैं सिंपल बना रही हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे जुड़ा होता है CHO, और यहाँ पे होता है CH2OH, यहाँ पे भी क्या होता है CH2OH, यहाँ पे भी क्या होता है CH2OH, यहाँ पे भी क्या होता है CH2H, कुछ ज्यादा स्पेशल बन गया, CH2OH, और यहाँ पे भी क्या होता है CH2OH। तो देखो क्या बोलेंगे हम, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे है ना। अरे आप तो सिंपल याद रखना, अगर एक से ज्यादा है तो 10 से ज्यादा है तो पॉली बोलते हैं उनको, है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सी बात है, आपको तो ये याद रखना बस सिंपल, वरना आप ज्यादा कॉन्सेप्ट में जाओगे तो उलझ जाओगे। आपको तो ये याद रखना है, अगर एक से ज्यादा क्या है, एक से ज्यादा OH समूह है तो हम पॉली बोल देंगे उसको, इतना याद रख लेना तुम, आपके लिए इतना ही बेनिफिशियल है, ना तो डिटेल में जाओगे तो फालतू में फंस जाओगे। आपको तो क्या है, पॉली का मतलब समझ आ गया क्या है, पॉली का मतलब पता है आपको, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी OH समूह होंगे। तो देखो पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह दिख रहे हैं आपको, और इसमें क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो हुआ ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अरे ये क्या हो गए, ये तो हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी हो गए, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब अरे OH समूह, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH समूह, तो बहुत सारे OH समूह हो गए। और ये क्या अपना, ये आपको पता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो क्या हो गया, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। देखो पॉलीहाइड्रोक्सी ध्यान रखोगे ना, आपको तो ध्यान रखना है। वैसे तो पॉली किस पे बोलते हैं, वैसे हम पॉली बोलते हैं 10 से अगर ज्यादा कोई चीज होती है तो पॉली बोलते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन आपको तो बस ये याद रखना, आपको काउंटिंग नहीं करनी, आपको तो सिंपल वे में समझना है कि अगर हमें एक से ज्यादा OH दिखाई देगा तो हम तो पॉली बोल देंगे उसको, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे क्या हो गए, अरे आप तो सिंपल भाषा में ये तो याद रख सकते हो, बहुत सारे OH दिख रहे हैं ना, बहुत सारे OH दिख रहे हैं तो पॉली बोल दिया हमने कि पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे OH, ठीक है। और एल्डिहाइड तो इसको क्या बोल दोगे आप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब देखो जब हमारा ग्लूकोज होता है, क्या होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या, ये तो ग्लूकोज है अपना, ये क्या है अपना ग्लूकोज। एक होता है फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज में क्या होता है, फ्रैक्टोज में एल्डिहाइड समूह नहीं होता, उसमें कीटोन समूह होता है, लेकिन हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे होते हैं उसमें भी, तो उसे क्या बोल दोगे आप, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि यहाँ पे क्या है एल्डिहाइड, इसमें उसमें क्या होगा कीटोन, तो उसको क्या बोल दोगे आप, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। उसकी संरचना देखो ऐसा होती है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो CH2OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C पे डबल बॉन्ड हो, और क्या बिल्कुल सिंपल चलती रहेगी, CH2OH, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। देखो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। तो ये कैसे क्या बोलोगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसको क्या बोलोगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो सीसी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के होते हैं, ठीक है। क्या बोलोगे आप, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का तो मतलब समझ में आ गया, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, बहुत सारे OH होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और साथ में क्या होगा एल्डिहाइड है। अगर एल्डिहाइड नहीं हुआ आप समझ गए आप, तो कीटोन होगा, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना। अगर कीटोन हुआ तो एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा, एल्डिहाइड हुआ तो कीटोन, तो हम बोल सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को क्या बोलते हैं, को क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्लियर है,
एग्जाम्पल दोगे आप तो क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में ग्लूकोज लिख सकते हो, सीधी बात है, ग्लूकोज है, और फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज, ठीक है ना। और स्टार्च आपको पता है, ये तो आपको पता भी है, तो ये एग्जाम्पल लिख देंगे आप। समझ आ गया ना। क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सब क्या है ये, अरे सब कार्बोहाइड्रेट ही है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, इसे समझ लिया, ये लिख दिया। मेन पॉइंट क्या है ये समझना। पॉलीहाइड्रोक्सी देखो ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी की एल्डिहाइड है, और ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं ना। अब इसे दो कैटेगरी में देखो, एक क्वेश्चन सिंपल पूछता है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, पता चल गया आपको कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब आता है इनका वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को अगर बांटे तो दो रूप में बांटा जाता है, एक तो क्या, एक हमें बात बोलते हैं इसको शर्कराएं, और एक बोलते हैं अशर्कराएं। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट देखो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को कितने में बांट सकते हैं, दो में बांट सकते हैं, दो भागों में, एक होते हैं शर्करा, एक क्या होते हैं, शर्करा, और एक होते हैं अशर्करा, अ सर शर्कराएं और अशर्कराएं लिख लो, क्योंकि एक से ज्यादा होंगी ना, शर्कराएं और अशर्कराएं। अब शर्कराएं कौन सी होती है, देखो ये क्या होती है शर्कराएं, यह क्या होती है, स्वाद में मीठी होती है और जल में विलय होती है, तो उनको क्या बोलोगे आप, शर्करा बोलोगे। और जो स्वाद में स्वाद रहित होती है, या आप सिंपल में भी लिख सकते हैं, जिनका कोई स्वाद नहीं होता और जल में क्या होती है, आबिला होती है, उन्हें अशर्कराएं कहते हैं, है ना सिंपल डेफिनेशन। जल में विलय का मतलब सब समझ रहे हो, जल में घुलना, विलय है तो घुल जाएगा जल में पानी में, और विलय नहीं है तो जल में पानी में नहीं घुलेगा। तो हम इनकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बे कार्बोहाइड्रेट, बे क्या होते हैं, अरे है तो सब कार्बोहाइड्रेट ही, मोनोसेक्राइड हो, पोलोसेक्राइड हो, शर्कराएं हो, अशर्कराएं हो, सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होगा, बे बे कार्बोहाइड्रेट, बे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, जो ये क्या होते हैं, यहाँ पे जगह, ठीक है यहाँ पे लिखता हूं, स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, मीठे, मीठे होते हैं, मैं तो सिंपल लैंग्वेज का यूज करता हूं जब आप समझ जाए। तथा क्या होते हैं, तथा जल में विलय होते हैं, जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, विलय होते हैं। आप आगे खुद लाइन लिख देना, वे क्या होते हैं, वे उन्हें शर्कराएं कहते हैं, या वे शर्कराएं कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपको पता है, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है इसके, क्या लिख देना, ग्लूकोज लिख देना, ग्लूकोज व फ्रैक्टोज, कोई दिक्कत, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन नहीं कराऊंगा, इसी से बना देंगे हम। क्या करना है बस यहाँ पे देखो क्या है, स्वाद में मीठे होते हैं ना, तो ये इनका कोई स्वाद, सबसे सिंपल, वैसे आप लिख देंगे स्वाद रहित है, थोड़ा हिंदी का वर्ड यूज हो जाएगा बस, लेकिन क्या है, हमें बात ही तो बतानी है, हम बोल देंगे कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका कोई स्वाद नहीं होता, ठीक है, जिनका कोई, आप लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद रहित होते हैं, और जल में क्या होते हैं, आबिले होते हैं, उसके इनके उल्टे हैं वो, समझ जाना, अगर ये विलय है तो वो आबिले, ये अगर मीठे हैं तो वो उनका कोई स्वाद नहीं है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, क्या लिखना है इनका, इनका देखो अशर्करा में लिखना है, बे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद रहित या जिनका कोई स्वाद नहीं होता है तथा जल में आबिले होते हैं, क्या कहलाते हैं, अशर्कराएं कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल देखो आप, इनका एग्जाम्पल है स्टार्च, स्टार्च और सेल्यूलोज, ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। अब देखो ये सब समझ आ गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, देखो जिसे यहाँ पे लिखा है फ्रैक्टोज, ठीक है, तो सीधी बात है, इंग्लिश में फ्रैक्टोज ही बोलते हैं इसको। तो आप क्या है, इसके नाम जैसे सेल्यूलोज होता है रियल में, ये क्या सेल्यूलोज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है रियल में ये, क्योंकि इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही होता है रियल में,
कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ आ गया, डेफिनेशन समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी दो डेफिनेशन होगी, एक कार्बोहाइड्रेट की और एक शर्करा या अशर्करा की। नोट करो इसे। देखो नेक्स्ट देखो, ये तो समझ आ गया। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज। ये है संरचना है ग्लूकोज की, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ठीक है, क्या है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। अब देखो इनकी संरचना इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर कुछ रिएक्शन जैसे कराएंगे तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना है, इनसे रिएक्शन करा रहे हैं तो सी बात है, इसमें क्या क्या समूह दिख रहे हैं आपको, इसमें ओएस समूह भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ओएस समूह। तो ये कौन सी रिएक्शन भी देंगे, एल्कोहल। ओएस समूह होता किसका ये बताओ मुझे, एल्कोहल के पास। तो इसका मतलब इसके पास भी क्या है ओएस समूह, तो ये एल्कोहल वाली भी रिएक्शन देंगे, देंगे ना। अब इनके पास क्या है, देखो इसके पास कीटोन समूह है तो ये कीटोन वाली रिएक्शन भी देगा। इसके पास देखो एल्डिहाइड समूह है तो ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शन देगा। उसके पास एल्कोहल समूह है तो एल्कोहल वाली रिएक्शन भी देगा। लेकिन दोनों समूह एक साथ आने से कुछ डिफरेंट भी होता है। मैंने वहां पे बताया था आपको, याद करो, एसिड वाले चैप्टर में बताया था ना मैंने। एसिड में मैंने बताया था कि देखो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, इसमें क्या है, एल्कोहल ग्रुप भी है और इसमें कीटोन ग्रुप भी है। तो मैंने बोला था ये दोनों की रिएक्शन देगा, लेकिन जो सब एल्कोहल की रिएक्शन, जितनी भी एल्कोहल देता है सब तो नहीं दे सकता। अरे मैंने बताया था ना, इसके पास दो ग्रुप होते हैं इसलिए दोनों ग्रुप की रिएक्शन देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी भी रिएक्शन एल्कोहल देता है वो ही सब दे। क्यों, क्योंकि इसके पास दूसरा ग्रुप भी तो लगा हुआ है, ये भी तो साइड इफेक्ट करेगा। इसी तरह से ये जरूरी नहीं है कि सब कीटोन वाली रिएक्शन दे, क्यों, क्योंकि इसके पास एल्कोहल ग्रुप भी तो लगा हुआ है, इसलिए सब कीटोन वाली नहीं देगा। इसका मीन सिंपल भाषा में आपको समझना है कि यहाँ पे ये एल्डिहाइड, ये कीटोन की और एल्कोहल की रिएक्शन तो देगा, लेकिन कुछ रिएक्शन है। ऐसे भी यहाँ पे भी ध्यान रखना, ये क्या होगा हमारा फ्रैक्टोज जो होगा, फ्रैक्टोज क्या करेगा, कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड, कुछ रिएक्शन कीटोन वाली भी देगा क्योंकि कीटोन लगा हुआ है, और कुछ रिएक्शन एल्कोहल वाली भी देगा। इसी तरह से ये कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड भी देगा, एल्डिहाइड वाली भी देगा, और कुछ रिएक्शन एल्कोहल वाली भी देगा। बस इतना समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मोनोसैकेराइड के होते हैं। मोनोसैकेराइड आपको पता है क्या, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को, आप तो ऐसे लिख देना जैसे बुक में लिखा हुआ है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो क्या और जल घटित नहीं हो सकते, जल घटित नहीं हो सकते। तो बड़ा और सा लगता है, कुछ समझ आ रहा है, समझ नहीं आता ना, तो आप तो सिंपल में लिख देना कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं, ठीक है ना, सिंपल बिल्कुल। क्या लिख देंगे हम, कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की क्या है, ये सबसे छोटी इकाई तो है, सबसे छोटा ही तो है ये, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सबसे कौन सी छोटी छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, इकाई को मोनोसैकेराइड कहते हैं। बस इतना लिखना है, मोनोसैकेराइड कहते हैं। बस सिंपल इतना लिख देना, काम हो जाएगा। आपको पता भी है कि क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा वाला अणु तो है ना, तो इसे इकाई कहते हैं। अगर आपका दिल नहीं माने तो ये भी और लिख देना, अगर चाहो तो लिख सकते हो, वरना यहीं पे एंड कर देना। क्या यह है, और जल घटित नहीं हो सकता, जल अपघटित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ठीक है ना, और अपघटित नहीं हो सकता। मेरे आईडी से तो ये क्या है, सबसे बेटर है, ये वाली तो बेटर है ना, बिल्कुल सिंपल लिख दो, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी वाली जो इकाई होती है उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। इससे सिंपल नहीं हो सकता मेरे आईडी से। ये हो गया एग्जांपल। अगर आपको देना है तो क्या दे सकते हैं, एग्जांपल आपको पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, बस ये दो एग्जांपल देने आपको। क्लियर है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है, देखो इनकी संरचनाओं के बारे में, इनकी संरचनाओं के, कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज की संरचनाएं होती है, क्या डिफरेंट होता है, ये संरचनाएं बनाइए उनकी, ये संरचनाएं दीजिए। तो आपके सामने क्या है, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको देख लेना, इनकी संरचनाएं आपके सामने लिख रखी है, सी बात है। ये किसकी संरचना है, ग्लूकोज की, और ये फ्रैक्टोज की। ये मांग सकता है कि ग्लूकोज की संरचना दीजिए, आप ग्लूकोज की दे देंगे, फ्रैक्टोज की मांगेंगे, फ्रैक्टोज की दे देंगे, ठीक है ना। कभी कभी इसमें डिफरेंट पूछता है, वो क्या पूछता है, डिफरेंट। तो आपको साफ साफ दिख रहा है डिफरेंट,
क्या डिफरेंट है इसमें? इसमें आपको पता है कि जो फ्रक्टोज होता है हमारा, उसमें कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप होता है। जो हमारा ग्लूकोज होता है उसमें कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। तो देखो इसमें कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है ना, और इसमें फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अरे लिख सकते हैं ना? आप क्या लिखेंगे? अगर आप लिख देंगे साफ साफ कि फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्रक्टोज में हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी समूह, और क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है। और ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी समूह और एल्डिहाइड ग्रुप होता है। डिफरेंट हो गया दोनों में, ठीक है ना? समझ आ गया? डिफरेंट पूछेगा, पूछ सकते, लिख सकते हैं आप, नोट करो। देखो यहां तक क्लियर पॉइंट समझ आ गए? ग्लूकोज फ्रक्टोज की संरचना है। अब देखो क्या है इनसे रिलेटिव जो कुछ क्या पूछता है, वो ग्लूकोज से रिलेटिव जो पूछता है रिएक्शंस, वो ये आपने पढ़ी है, आपको पता है। मैंने बताया था क्या? मैंने बताया था आपको, मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या है? CHO समूह है, तो ये किसकी रिएक्शन भी देगा? ये रिएक्शन देगा एल्डिहाइड वाली भी। और इसमें OH भी है, तो ये अल्कोहल वाली भी रिएक्शन देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है देखो इस टाइप का। ये क्या पूछता है जो आपको करना है यहाँ पे? आपको पता है चैप्टर तो इजी है ये, बस क्या है 2-3 रिएक्शन है ये, और ये आपकी ऑलरेडी हुई है, तो तुम्हें एकदम समझ आ जाएंगी। जैसे उसने पूछा, उसने क्या पूछा? वो पूछ लेता है, देखो इसका क्वेश्चन समझना कि कैसे पूछेगा वो। इसका क्वेश्चन वो बोलता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की एक सीधी श्रृंखला की उपस्थिति सिद्ध कीजिए। इसका मीन्स वो बोल रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है। ठीक है, वो प्रूव कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको सिंपल में कुछ नहीं करना, बस क्या करा देना है? क्या करा देना है? HI के साथ इसका क्या करा देना है? अपचयन। आप जानते हो ना अपचयन जो कराते थे, तो HI के साथ तो लाल फास्फोरस से इसका क्या करा दो? अपचयन करा दो। ये रिएक्शन कहां की थी आपने याद करो? लाल फास्फोरस एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर मैंने की। जब आप क्या करते हैं लाल फास्फोरस से रिएक्शन कराते तो O खत्म कर देता वो, याद है ना? बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, याद करने का बेसिक ट्रिक मैं बता रही हूँ। जब अपचयन करोगे तो यहाँ पे क्या करना? 6 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली एक सीधी श्रृंखला बना देना O हटा के। सीधी श्रृंखला बनाओगे तो क्या होगा? ये तो होगा CH3 CH2 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 CH3। बस सिंपल है ना? हाँ हो गए, बस ऐसे करना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि देखो यहाँ पे फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन क्या होता है? फेलिंग विलियन एल्डिहाइड कीटोन में आपने पढ़ा है ना, फेलिंग विलियन क्या होता है? यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना। और वो पूछेगा जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो फेलिंग विलियन के साथ रासायनिक समीकरण देनी है। आपको याद होगा कि जब हम फेलिंग विलियन की एल्डिहाइड से क्रिया कराते हैं, किससे कराते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप से क्रिया कराते हैं, तो एल्डिहाइड ग्रुप काय में चेंज हो जाता? अम्ल ग्रुप में। इसका मीन्स ये वाला O उठ के इसके एंटर कर जाता, और बाकी क्या होता है? ये CHO काय में चेंज हो जाता है? COOH में, और बाकी ये सेम रहेगा CH OH CH OH CH OH CH OH और CH2OH। सिंपल है ना? ये रिएक्शन आपकी की हुई है। अब देखो आपने फेलिंग विलियन वाली भी की है, फेलिंग विलियन वाली की है, और कौन सी की है? एक याद करो, फेलिंग विलियन और टोलन अभिकर्मक। अरे टोलन अभिकर्मक वाली नहीं की है? बस क्या करना होता है इसमें? कुछ नहीं करना आपको। आपको पता है जब भी हम फेलिंग विलियन की अभिक्रिया किससे कराते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप से कराते हैं। वो क्या कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है? अम्ल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। बात खत्म, बाकी ऐसे रहने देना। क्या हो गया? और आपने टोलन अभिकर्मक से भी कराई थी ना, टोलन अभिकर्मक भी बिल्कुल सेम ऐसे काम करता है जैसे ये करता है, बस CHO ग्रुप का में चेंज हो जाता है COOH में। बस यहाँ पे भी ऐसे करना आपको, COOH, और बाकी ऐसे रहने देना। तो कोई है ना जी? बस कुछ नहीं करना, देखो कुछ भी इसमें नहीं करना। साथ साथ में देखो ट्रिक भी बता रहा हूं कि अगर याद नहीं हो तो बिल्कुल सिंपल ऐसा कर दो। बात समझ आ रही है ना? 6 हो गए ना? ये हो गया राइट। यहाँ पे कोई डाउट कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। आपने ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड में कराई, कैसे कराई? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता आपका, तो इसे डबल बॉन्ड को तोड़ देते आप, इस पे क्या आ जाता? नेगेटिव, इस पे क्या आ जाता? पॉजिटिव। यहाँ पे जब तोड़ते तो H पे क्या आता? पॉजिटिव, CN पे क्या आता? नेगेटिव,
CN को काय पे जोड़ देते हैं आप, C पे, O को काय पे जोड़ देते हैं, H, बस ये आपने कराया। देखो क्या होगा, C हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, और आपको पता है C से क्या जुड़ जाएगा, CN, O से क्या जुड़ जाएगा, प्लस का H, ये रिएक्शन आपको सब पता है, बाकी ऐसे रहने देना, CHOH, 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 और कितने हो गए, 4 हो गए ना, CHOH5 और CH2OH। कुछ रिएक्शन ऐसी पूछ लेता है इस चैप्टर से, आपको पता है बिल्कुल इजी है। इसमें क्या करना है, देखो इसमें कुछ नहीं करना, HI लाल फास्फोरस से करा देना। क्वेश्चन मैंने बता दिया ना, पहला क्वेश्चन में क्या पूछेगा, पूछेगा कि आपसे प्रूफ कीजिए कि ग्लूकोज में 6 कार्बन वाली एक श्रृंखला होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे कर देना है। क्या होगा, यहाँ पे फैलिंग विलियन से अभिक्रिया बोलेगा तो आप AG2O से करा देंगे और CHO ग्रुप को COO में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी ऐसे रहने देंगे। जब वो फैलिंग विलियन से बोलेगा तो भी आपको कुछ नहीं करना, CHO को काय में चेंज कर देना, COOH में, बाकी ऐसे रहने देना। और ये क्या होते हैं आपको पता है, ये यहाँ पे CO2O यहाँ पे निकल जाता है और ये आपको 2AG यहाँ पे निकल जाता है, ये तो आपको पता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे जब CN से कराए तो एल्डिहाइड में कराइए आपने रिएक्शन, तोड़ दो इसे, इस तरह से जोड़ दो। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन ये पूछ लेता है, ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो यहां तक समझ आ गया। अब देखने वाले प्रोटीन संरचना। प्रोटीन संरचना को समझो सिंपल में, इसमें क्या होगा एक एक करके बताना आपको, ध्यान से समझना। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल में कराऊंगा मैं, बुक्स में तो बड़ा और लिखा हुआ है, तुम्हारे समझ नहीं आएगा। पहले होगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। क्या होगा पहले, फर्स्ट में करेंगे हम, प्रोटीन संरचना है ना, सबसे पहले करेंगे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इसमें लिखेंगे हम, देखो कि बहुत से एमिनो अम्ल, क्या, एमिनो अम्ल मिलकर पेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं। देखो यहां लिखाता रहूंगा, यहां समझाता रहूंगा। देखो होता क्या है, जैसे हमारे पास एक एमिनो अम्ल है, यहाँ पे CH2, ये मैंने बता दिया था पहले आपको, इस तरह से एक एमिनो अम्ल, ठीक है। इससे क्या होगा आपको पता है, NH2 जुड़ा होता है, याद है ना। फिर एक क्या होगा, एक आगे इसी तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, देखो बहुत से एमिनो अम्ल आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ये होगा, इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे होगा CH2 COOH, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहां से क्या होगा, OH जाएगा और यहां से क्या जाएगा, H जाएगा। जब OH H निकल के क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, H2 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा NH2 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या बचा, देखो CO बचा ना, CO बचा, और यहाँ पे क्या बचा, एक H गया तो NH बचा, यहाँ पे क्या बचा, CH2 बचा और COOH बचा। इसी तरह से क्या होगा, अब अगला एमिनो अम्ल जुड़ जाएगा, फिर अगला, तो क्या बन जाएगी, इसी तरह से एक श्रृंखला बन जाएगी, चैन बन जाएगी, उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। यही बात हमने लिखी है, बहुत सारे एमिनो अम्ल क्या होंगे, बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़ते चले आएंगे और क्या बना लेंगे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ये लिखा हमने, देखो बहुत से एमिनो अम्ल मिलकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, इसी तरह से मिलते रहेंगे और ये श्रृंखला बनती रहेगी। कोई डाउट, यहाँ पे पूछ लेता है, ये होता है पेप्टाइड बंध। कौन सा बंध होता है ये, पेप्टाइड बंध। कभी कभी सिंपल पूछ लेता है कि एमिनो अम्ल कौन से बंध से जुड़े होते हैं आपस में, तो आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये हो गया पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। फिर आता है इसका सेकंड पॉइंट, लिखेंगे क्या, सेकंड पॉइंट लिखेंगे प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना प्राथमिक संरचना में समझो, प्राथमिक संरचना में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या होंगी, जो हमने क्या बना लिया, ऐसे करके हमारे पास श्रृंखलाएं बन गई। अब बन गए ना प्रोटीन की लंबी लंबी, तो दो या दो से अधिक क्या करेंगे, हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं लेंगे, ठीक है, एक साथ, उसे ही क्या बोल देंगे हम, प्राथमिक संरचना बोल देंगे प्रोटीन की। ये क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो हम बोल देंगे इसमें दो या एक भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप तो दो या दो से अधिक लिखना, वो बेटर रहता है। इसमें दो या दो से अधिक क्या होती है, अधिक पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं।
पेप पॉलीपेप्टाइड, सॉरी पेप्टाइड नहीं लिखना, पॉलीपेप्टाइड लिखना है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, श्रृंखलाएं होती है। दूसरा पॉइंट क्लियर है? ठीक है, आप क्या करेंगे, आप ऐसे करके बना के दिखा देंगे, ऐसे करके बना के श्रृंखलाओं को दिखा देंगे, उसमें डायग्राम बस लाइन बना के दिखा देना और ऐसे करके लाइन बना देना थोड़ी चौड़ी, इस तरह से। देखो एक श्रृंखला होगी, ठीक है, ये श्रृंखला हमने बना के दिखा दी है, और एक इस तरह से श्रृंखला बना के दिखा दी, ये होगी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। अब आती है ऐसी द्वितीयक संरचना। क्या करना? द्वितीयक। मैं तो ऐसी संरचना कराऊंगा ना आपको, हैंड टू हैंड अभी देखते ही याद हो जाइए। द्वितीयक संरचना, अब इसमें कुछ नहीं होता। देखो द्वितीयक संरचना में जो होता है, क्योंकि तुम्हें पता है बुक और तुमने देखा कितना और लिखा हुआ इसमें, द्वितीयक संरचना में कुछ नहीं होगा, बस क्या होंगे, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बले बना लेंगी। क्या होंगी? जैसे मान लो सांप सीधा लेटा हुआ है? फिर जब चलना स्टार्ट, वैसे सीधा मान लो हो गया वो, तो क्या होगा, और जब वो चलना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, इस तरह से घूम जाएगा ना, भले से बना लेगा इसी तरह से। ये पहले सीधी है, फिर क्या होंगी, घूम जाएंगी इस तरह से। कैसे हो जाएंगी? देखो इस तरह से, जैसे डीएनए की बनाई थी, याद है? डीएनए की बनाई थी ना, ऐसे करके हो जाती है वो, क्योंकि मुझे लिखना भी है ना, इधर बना दूं मैं, ठीक है, मुझे लिखना भी है वहां पे, ऐसे करके बन गई। देखो दूसरी श्रृंखला क्या है, इस तरह से बन गई, ठीक है, और इस तरह से। और आप इसको देख देख के बना सकते हैं बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है। ये हो गया, ठीक है, ऐसे बना ली, भले से बन गए। तो दूसरी श्रृंखला में क्या होगा, द्वितीय श्रृंखला में भले बन जाएंगे। तो क्या लिख देंगे हम, द्वितीय संरचना में क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बले बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? बले। बले मतलब बस घूम जाती है। तो क्या लिखेंगे, द्वितीयक संरचना में, द्वितीयक नहीं, द्वितीयक मत लिखो तो और अच्छा ये रहेगा कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती है, बले बना लेती हैं, बले बना लेती हैं, बना लेती हैं, बले बना लेती है। तो बस लिख देंगे इसे, ये कैंसिल है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक संरचना कहते हैं, द्वितीयक संरचना कहते हैं। यह क्या होती है, यह है दो प्रकार की होती है, है। अल्फा है लिक्स और होती है बीटा पिलीटेड सीट, ठीक है, बस इतना लिखना है इसमें। अब देखो क्या होगा, अब आएगी, ये तो समझ आ गई ना, ये समझ आ गई। इसको थोड़ा सा रफ कर दूं मैं, क्योंकि मुझे लिखना है यहाँ पे, राइट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे फिर आएगा हमारा कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट लिख रहे हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अब 4 पॉइंट आया इसमें। फिर आती है तृतीयक संरचना। क्या आती है, तृतीयक बोल दे, तृतीयक बोल दो, बात है कि संरचना, तृतीयक संरचना में क्या होगा, बस कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे ये लिखना है, तृतीयक संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं और अधिक क्या हो जाती है, बलित हो जाती है, या और अधिक घूम जाती है। इसमें घूम गई थी ना, इसमें और अधिक घूम जाएंगी, जैसे ये इतनी घूमी हुई है, और अगले वाले में क्या होगा, और मुड़ जाएगी। तो इसमें क्या लिखना है, बस इसमें लिखना है, जब द्वितीयक संरचना क्या होती है, द्वितीयक संरचना क्या होती है, और अधिक, और अधिक। मैं यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, आप तो लाइन बाय लाइन लिखना, जैसे लिखने का तरीका होता है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे। और संरचना और अधिक बलित का मतलब समझ रहे हो, आप ये भी लिख सकते हैं, और अधिक घूम जाती है, बलित हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे तृतीयक संरचना बोलते हैं, तृतीयक संरचना कहते हैं ना, तो चलो कोई नहीं है, यहां लिख देता हूं, कहते हैं,
ठीक है, अब आती है इसकी चतुर्थ संरचना, क्या आती है? पॉइंट नंबर कौन सा हमारा? पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर है हमारा 5। क्या आती है? चा चा चतुष्क, चतुष्क संरचना। अब देखो क्या होगा, चतुष्क संरचना में क्या है, क्या होता है इसमें, क्या होता है कुछ प्रोटीन, अभी समझाऊं पहले लिख दूं मैं, कुछ प्रोटीन, प्रोटीन दो या दो से अधिक अधिक पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं श्रृंखलाओं से बने हो, होते हैं। क्या होता है? जिन्हें जिन्हें उप इकाई कहते हैं, उप इकाई कहते हैं, उप इकाई कहते हैं। इन उप इकाइयों के उप इकाइयों की परस्पर द्विक स्थान व्यवस्था को चतुष्क सम्मिश्र ना, हाँ, चतुष्क संरचना कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अगर क्या होगा, अगर आप इसकी प्रोटीन की संरचना तृतीयक संरचना तक भी लिखाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको साफ साफ लिख रखा है, कुछ में होता है ऐसा। क्या होता है? कुछ में होता है ऐसा, सभी में तो नहीं होता। तो अगर तृतीयक संरचना तक भी कराएंगे, बोले प्रोटीन की संरचना तृतीयक कराएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखो उसने क्या बोला है, इसने बोला है दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। पॉलीपेप्टाइड आपको पता है ना? तो मान लिया कि कोई प्रोटीन दो या दो से कितनी, यहाँ पे दिखा रहे दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना है ना? तो सी बात है, जिससे बना होता है क्या होती है? इकाई कहते हैं उसको। जैसे मैं कितनी बार एग्जांपल दिया कि दीवार किससे बना है? ईंटों से। ईंटें क्या हुई? उसकी इकाइयां हुई है। तो ये क्या होगा, अब सी बात है, यहाँ पे प्रोटीन ये संरचना जो बनी है चतुष्क किससे बनी है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बनी है ना? तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसके लिए क्या हुई? इकाई हुई, जिससे वो बना होता है इकाई होती है। अब ये क्या करती है, देखो उप इकाइयों श्रृंखलाओं से बने होते हैं और इन्हें उप इकाइयां कहते हैं। ये तो बात आपको पहले से पता है। उप इकाइयां क्या होती है? परस्पर द्विक स्थान व्यवस्थित को। अब द्विक स्थान व्यवस्थित का मतलब होता है, जैसे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये और एक ये, इस तरह से व्यवस्थित हो जाती है, ये इस तरह से व्यवस्थित हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? चतुष्क बोल देते हैं। देखो चतुष्क नहीं बनना है, चार नहीं बनी है, एक उप इकाई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ पे, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ पे, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ पे और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यहाँ पे। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो सिंपल बता दूं मैं तुम्हें, बोल देना कि चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलकर चतुष्क बनाती हैं, बात खत्म। ठीक है, इतना तो याद हो ही जाएगा कि चार क्या होंगे, चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है? चतुष्क बनाती है। ठीक है, तो ये होगी प्रोटीन की संरचना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें विकृतीकरण। क्या पूछता है? प्रोटीन का विकृतीकरण। विकृति का मीन्स तो जानते हो आप, विकृति का मीन्स होता है किसी का, यहाँ पे तो टूटना है। जैसे यहाँ पे क्या होता है विकृतीकरण का मीन्स, देखो प्रोटीन की संरचना बन गई हमारी, फिर उसे तोड़ देंगे हम, तो सही बोलते हैं क्या? विकृतीकरण। देखो यहाँ पे मान लो ऐसे हमारा प्रोटीन की संरचना बनी हुई है, ठीक है, प्रोटीन की संरचना ये बन गई। मान लो मैंने बोला मेरी आर्ट्स थोड़ी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन की संरचना बन गई। और प्रोटीन की संरचना इस तरह से, देखो ये बना हमारा, और यहाँ पे हमारा H और यहाँ पे हमारा N, ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा ये, और यहाँ पे हो गया हमारा डबल बॉन्ड O। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होता है प्रोटीन में इस तरह से बॉन्ड होते हैं,
ठीक है, इस तरह से क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये H और ये O मिलकर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, बस एक बार इसकी संरचना देख लेना आप, इसी तरह की होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये किससे जुड़ी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो विकृतीकरण का मतलब होता है, देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, जैसे एक दीवार खड़ी हुई है, उसका विकृतीकरण करना है। विकृतीकरण का मतलब दीवार को तोड़ दो, उसकी जो संरचना उसे तोड़ दो, तो विकृतीकरण हो गया। तो यहाँ पे प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऐसा है, तो जब क्या करोगे, इसका विकृतीकरण करोगे तो ये क्या हो जाएगी, जैसे ये पट्टी थी ना पॉलीपेप्टाइड सीधी, वैसी बन जाएगी। तो उसे बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। समझ में आ गया, विकृतीकरण क्या होता है, प्रोटीन की संरचना को तोड़ना, प्रोटीन का विकृतीकरण कहता है, सीधी बात है। अब विकृतीकरण होगा कैसे, ये टूटेगी कैसे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए यहाँ पे, क्योंकि क्या लगे हुए हैं ऐसा रोकने में, हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हैं ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट गए तो ये क्या होगा, संरचना टूट जाएगी, विकृतीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे लिखाने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूं बस, ठीक है, आप इसको कर लेना। विकृतीकरण तो इजी है बिल्कुल। विकृतीकरण का मतलब समझ में आ गया, प्रोटीन की संरचना को क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ और टूटेगी कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक बात बताओ, जिससे जो चीज जुड़ी है उसी को क्या कर दो, जैसे मान लो हमारा ये जो लिंटर होता है ऊपर का छतों वाला, छत का, तो क्या करते हैं, अगर ये किस पे टिका हुआ है, दीवारों पे, दीवारें तोड़ दे तो लिंटर नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से अगर क्या है, ये संरचना किस पे टिकी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड पे, हाइड्रोजन बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दे तो ये संरचना गिर जाएगी। और आपको पता है कैसे कर सकते हैं आप, टेम्परेचर बढ़ा देना, और किसी की टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाती है, संरचना टूट नहीं जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ाने से लोहा भी पिघल सकता है, तो ये तो प्रोटीन है। तो समझ आ गया क्या करना है, प्रोटीन के विकृतीकरण में आप ऐसे करना है बस। अब मैं बोल देता हूं बस, क्या होता है, पूछता है कि प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या समझते हैं, समझाइए। तो आपको लिख देना है क्या, आपको बस इतना लिख देना है, वह प्रक्रिया प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के क्या भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुण क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। एक बात सोचो, इसने बोल दिया भौतिक और जैविक गुण क्या हो गए, भौतिक और जैविक गुण परिवर्तित हो गए। खुद सोचो, जब इसकी संरचना पहले ऐसे होगी है, तो इसका नेचर बिहेवियर कुछ और होगा। जब इसके बॉन्ड गुण ये टूट जाएंगे तो नेचर कुछ और होगा, तो गुण बदल नहीं जाएंगे। जब संरचना बदल जाएगी तो इसके गुण भी क्या होंगे, क्वालिटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ तो आ गया। बस देखो आगे क्या लिखा है, देखो करते कैसे हम, करते कैसे हैं इसका। यह विकृतीकरण प्राय लवणों की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें प्रोटीन के दुर्बल हाइड्रोजन आवरण टूट जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला खुल जाती है। बात समझ आ गई, देखो वही तो बता रहा था मैं। क्या करेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। अब जो संरचना थी इसकी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैंने बोला था सीधी पट्टी की तरह बन जाएगा ये, तो इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। शायद आपको समझ आ गया होगा, आप समझदार बच्चे। हाँ ये करना है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन ये कर लेना, ये तो देखो समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करना कि कुछ प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत और उनसे उनके द्वारा जनित रोगों का क्या सारणीबद्ध कीजिए, मतलब बताइए कौन से रोग से कौन सा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं पूछता, कभी कभी पूछ भी लेता है कि विटामिन डी विटामिन सी से कौन सा रोग होता है या कौन सा इस टाइप से। आपको तो बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा विटामिन किससे मिलता है और उससे क्या बेनिफिट होते हैं और इससे कौन सी बीमारी होती है उसकी कमी से। ये टेबल आप याद कर लेना बस, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेता है 5 नंबर में, बस क्या प्रोटीन और उसके बाद जैसे प्रोटीन की संरचना के बारे में पूछ लिया, ठीक है, और क्या पूछ लिया उसने, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ लिया इस तरह से। और जैसे यहाँ से पूछ लिया उसने प्रोटीन के बारे में या फिर विटामिन के बारे में पूछ लिया। पॉइंट क्लियर है, अरे पॉइंट तो क्लियर है यहाँ पे। बस इतने 2-3 पॉइंट ही हैं इसमें, और आपको यही क्या कर लेने हैं, अच्छे से रीड कर लेने हैं। अब देखो क्या है, न्यूक्लिक अम्ल आपको पता है, न्यूक्लिक अम्ल आपको पता है, मैंने बायो में पढ़ाया था। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं। और आपको पता है न्यूक्लिक अम्ल किससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं, किससे बने होते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो ये बने होते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइडों से तो बने होते हैं आरएनए डीएनए, न्यूक्लियोटाइडों से बने होते हैं। और आपको पता है न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है, डीएनए की इकाई तो है। अरे आपको पता है जिससे जो चीज बनी होती है उसे इकाई बोलते हैं। अब डीएनए किससे बना है, न्यूक्लिक अम्ल। तुम्हें पता है आरएनए भी क्या है, न्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए भी क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, दोनों न्यूक्लिक अम्ल किससे बने हैं, ये न्यूक्लियोटाइडों से। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुए इनके लिए, इकाई हुई, तो इसे इकाई बने। अब पूछे कि न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, तो आपको पता है मैंने बताया था नाइट्रोजन क्षार से बने होते हैं, और क्या पेंटो शर्करा से बने होते हैं, और फास्फेट समूह से बने होते हैं।
कभी पूछ ले न्यूक्लियोसाइड किससे बने होते हैं, तो मैंने बता दिया था, ये तो स्टार्टिंग में बताया था, न्यूक्लियोसाइड किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह नहीं होता, बस कौन कौन होता है उसमें, पेंटोस शर्करा होती है और नाइट्रोजन क्षार होते हैं। बस एक बार क्या करना, इसको चैप्टर को इसी तरह से देख लेना, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड को देख लेना, मैंने सबसे पहले इसे ही बताया था, और ग्लूकोज की संरचना भी मैंने बता दी, ठीक है, और एमिनो अम्ल भी बता दिए, एमिनो अम्ल क्या होते हैं। और एक बार क्या कर लेना, बस इस चैप्टर को रीड डाउन कर लेना, बस कुछ नहीं है इसमें, इतना ही पूछता है। हाँ बस हो गया। क्या पूछेगा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछेगा, वो भी मैंने बता दिया। आपसे प्रोटीन के बारे में पूछेगा, वो भी मैंने बता दिया। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पूछेगा, वो भी बता दिया। एंजाइम के बारे में पूछेगा, वो भी बता दिया, ठीक है। तो आपके इतने पॉइंट पूछता है और आप क्या कर लेना, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब इस क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं।